खैर हाँ भैया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था, हम लिबरल हो जाएंगे, हम रिमूव कर देंगे रेस्ट्रिक्शंस को। कैसी रेस्ट्रिक्शन, अगर किसी नई कंपनी को आना है या एग्जिस्टिंग को ग्रो करना है तो एंट्री और ग्रोथ पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे। प्राइवेटाइजेशन यानी हम पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द प्राइवेट सेक्टर, यानी ओनरशिप और कंट्रोल को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, अपनी नेशनल इनकम इकोनॉमी यानी कि अपनी इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी की पूरी बाकी की कंट्रीज के साथ में जोड़ देंगे। जहां हिस्सों के अंदर ही आप बातें पढ़ते हो, सबसे पहले लिबरलाइजेशन, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेगेटिव पॉइंट, क्रिटिकल अप्रेजल, यानी अच्छी अच्छी बातें तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी तो रहे होंगे। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा कंटेंट है, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब तो क्या है कि सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी लाई थी, लेकिन वो कमी भी हिस्सों में वो लेके आए थे, सेक्टर वाइज लेके आए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रूल्स में कमी लाई, फाइनेंशियल सेक्टर में भी, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी लाई गई थी। हाँ जी बोलो। तो लिबरलाइजेशन जो कि था वो सेक्टर वाइज था आपका, जरा सुन लें। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि आपके डोमेस्टिक बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि आपके डोमेस्टिक बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी जितने भी डोमेस्टिक बिजनेस करने वाले थे उन लोगों के लिए क्या क्या किया सरकार ने, तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वो लेके आए थे उसको बहुत रिड्यूस कर दिया, सिर्फ छोटी मोटी कुछ एक इंडस्ट्रीज को छोड़कर। यानी कुछ एक इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है आपको, इतना आसान से लाइसेंस नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन उनको छोड़कर बाकी सभी जगह उन्हें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया। लीकर, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इनके लिए अभी भी स्टिल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, आसानी से आपको लाइसेंस नहीं मिल पाता, बाकी हर जगह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी। हाँ इसके लिए फर्स्ट पॉइंट के बोल लो, लीकर शराब, और बोलो। हाँ हाँ चाहिए, चाहिए। हाँ बाकी चीजों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी इन चीजों के लिए तो चाहिए, ये धमाके वाली चीजें, ठीक है, और डिफेंस इक्विपमेंट और लीकर। खैर छोड़ देते हैं, आ जाओ इधर। तो शुरुआत में पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी हमने, लेकिन बाद में चलकर उनका रोल काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी वो शेड्यूल ए के अंदर पब्लिक सेक्टर ने यानी सरकार ने अपने लिए रिजर्व कर दी थी, तो बाद में पूरी तरह से डी रिजर्व कर दिया कि प्राइवेट वालों आप भी कर सकते हो। हालांकि शुरुआत में 17 इंडस्ट्रीज को अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ था सरकार ने, और बाद में यहां पर भी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया कि इसमें तो अभी भी हम ही लोग काम करेंगे। और वो कौन कौन सी हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली इन इंडस्ट्रीज के अंदर अभी भी सरकार ही काम करती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है कि वो आके इनके अंदर बिजनेस कर ले, लेकिन बाकियों के लिए छोड़ दिया, बाकी कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी इंडस्ट्रीज, पहले काफी सारे प्रोडक्ट बेसिकली उन सरकार ने अपने लिए रिजर्व किए हुए थे, बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी डी रिजर्व कर दिया कि आप लोग भी जिससे कि ग्रो हो पाए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डी रिजर्वेशन कर दिया, काफी सारे प्रोडक्ट फ्री कर दिए कि स्मॉल बिजनेस करने वाले भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। एमआरटीपी एक्ट जो कि एक कानून था जिसके तहत बेसिकली काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी सरकार ने, मेनली वो एक्ट ही उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया, जितनी भी अननेसेसरी अप्रूवल थी वो सारे खत्म कर दिए गए। और आज की डेट में तो ये एक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेनली उस दौरान मैक्सिमम इसके अप्रूवल खत्म कर दिए थे। फाइनेंशियल सेक्टर जो कि किसी इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मेनली आप बैंक की बातें करते हैं, बैंक्स की बातें। मान के चलिए रिफॉर्म्स के बाद का ही वो वक्त है जब से आपके प्राइवेट सेक्टर हमारी इस दुनिया में आने शुरू हुए मेनली, उससे पहले प्राइवेट बैंक्स थे तो सही लेकिन बहुत कम थे, ना के बराबर थे। आज के वक्त में तो काफी सारे प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो ओरिजिन ऑफ अ प्राइवेट बैंक तब से ही हुआ। इवन 1991 से पहले ये जो आरबीआई था ये काफी हद तक एक रेगुलेटर के तौर पर था। रेगुलेटर मतलब कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करता था बैंक्स, एक छोटा सा कदम भी अगर उसे लेना होता था तो उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था, बट वक्त के साथ में इसे रेगुलेटर से बदलकर फैसिलिटेटर बना दिया। जरा आराम से इस लाइन से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था और बच्चों ने ऐसा वाहियात आंसर लगाया था और बाद में मुझे कह रहे थे कि आप ही नहीं तो बोला था। क्या क्वेश्चन था जरा सुन लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके आया था कि हु इज अ रेगुलेटर ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, और ऑप्शन के तौर पर अलग अलग चीजें दी हुई थी, जिसमें से एक ऑप्शन आरबीआई भी था और कुछ नन ऑफ द अबव भी था।
तो बच्चों ने तो खैर ऑब्वियसली आंसर क्या होना था कि फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर मेनली हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की दुनिया की ही बात करते हैं, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट की बातें नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस दुनिया में तो आरबीआई ही है रेगुलेटर, और कौन है रेगुलेटर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नन ऑफ द अबव, और कारण आप ही ने तो पढ़ाया था कि आरबीआई पहले रेगुलेटर था, बाद में फैसिलिटेटर बन चुका, तो अब कहां है रेगुलेटर। तो उनका ये कहना था, हालांकि क्या बात सही थी, तो ऑब्वियसली गलत बात थी। और फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है तो जरा सुन लेते हैं आराम से। देखो ये जो ये वाली लाइन यहां पर बोली जा रही है कि वो पहले रेगुलेटर था बाद में फैसिलिटेटर बन चुका, तो यहां ये लाइन बोलने का तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि पहले वो बहुत ज्यादा रेगुलेट करता था और बाद में उसने रेगुलेट करना, उसकी पावर जो की है वो कंपेटिवली थोड़ी सी बदल दी गई, कंट्रोल करने का फंक्शन उसका कम कर दिया गया, बल्कि फैसिलिटेट करने का, यानी कि जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, सिर्फ इतना रोल आरबीआई का रख दिया गया। बट आज की डेट में भी अगर पूछा जाए कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बिग बॉस की तरह की जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो सारी की सारी चीजें सुपरवाइज करता है, तो वो कौन है, अभी भी आरबीआई ही है। आरबीआई के अलावा और कौन है। बैंक्स के ऊपर तो सुपरवाइजर के तौर पर तो आरबीआई ही बैठा हुआ है, तो अभी भी स्टिल वो रेगुलेटर तो वो ही है। रेगुलेटर और कौन है, रेगुलेटर वो ही है। ये लाइन लिख देने का मतलब तो सिर्फ इतना सही है कि पहले वो ज्यादा रेगुलेट करता था और बाद में वो कम रेगुलेट करने लगा। तो इस लाइन का कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं लेना प्लीज। खैर आगे आगे, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो कि लिमिट थी, जिसको एफडीआई की लिमिट कहते हैं, वो काफी कम थी, बाद में 51% तक ये कर दी गई। 51% तक ये कर दी गई। अभी भी ये परसेंटेज लगभग लगभग इतनी ही है, थोड़ी बहुत और बढ़ी हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन आपकी पढ़ाई के अंदर तो ये 51% ही है, ध्यान रखिएगा। जिसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हम फॉरेन बैंक को बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्री होती है, तो यहां पर फॉरेन बैंक को हम बहुत ज्यादा अलाउ नहीं किया करते। साथ ही साथ जो बैंक्स के एक्सपेंशन प्रोसेस होता है कि आपको बैंक को नई ब्रांच खोलनी है और ज्यादा एक्सपेंड करना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करना है, तो पहले ये प्रोसेस काफी रिजिड था, बाद में आसान बना दिया गया। बाद में कोई खास अप्रूवल की जरूरत नहीं रह गई आपको, अगर आपको कोई नई ब्रांच विद इन इंडिया खोलना है तो पैसा है खोल दो, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो बाद में ये प्रोसीजर बना दिया गया, पहले तो ऑब्वियसली लेना पड़ता होगा अप्रूवल। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स क्या लेके आए गए, तो ऑब्वियसली बात है कि टैक्स रेट को कम कर दिया गया, टैक्स का प्रोसीजर आसान बना दिया गया, तो टैक्स में भारी कमी लाई, टैक्स का के अंदर काफी बड़े बड़े कानूनों में बदलाव किए गए, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम ज्यादातर ये बातें बोलते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाए गए, पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया गया, जबकि थर्ड चैप्टर के अंदर हम बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कम की गई और पब्लिक सेक्टर को डिमोरल कर प्राइवेट सेक्टर को इमर्ज किया गया, ऐसे करके बातें। खैर इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके अंदर मेनली हम फॉरेक्स की बातें करते हैं, तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। तो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हो, एक चीज होती है आपकी क्या, डेप्रिसिएशन, और एक होता है डिवैल्यूएशन। एक चीज होती है डेप्रिसिएशन, एक चीज होती है डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हमारी कंट्री की करेंसी का कमजोर पड़ना, लेकिन मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से मे भी हो सकता है कि हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड मार्केट में कम होगी, जिस कारण से हमारी कंट्री की करेंसी कमजोर पड़ रही है। दिस इज अ डेप्रिसिएशन, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यहां पर भी कंट्री की करेंसी कमजोर ही पड़ रही है, लेकिन उसे जबरदस्ती आर्टिफिशियली कमजोर किया जा रहा है। कौन कमजोर कर रहा है, सरकार कमजोर कर रही है। और अगर बात करें कि ऐसा क्यों करते हैं हम, तो जैसे कि अक्सर आमतौर पर अगर इस पूरी टॉपिक को साइड में कर दें, नॉर्मली अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करें, वो कई बार खुद को जानबूझ के नुकसान कराता है, यानी कि जानबूझ के अपना प्राइस ड्रॉप करता है प्रोडक्ट्स का। क्यों करता है, प्राइस कम क्यों करता है, जिससे कि सेल बढ़ जाए। जैसे कि जो कस्टमर है अभी तक मेरे पास नहीं आ रहे, तो प्राइस कम करूंगा, तो क्या पता इस कम प्राइस को देखकर ही कस्टमर मेरे पास आ जाएं। तो हमारे पास में उस दौरान एक्सपोर्ट्स की कमी थी, एक्सपोर्ट कम होने की वजह से डॉलर की कमी थी, तो हमें तो कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने थे। चाहे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें किसी भी हद तक गिरना ना पड़े, चाहे हमें अपने रूपी को कितना भी कमजोर क्यों ना करना पड़े। ऑब्वियसली हमारे रूपी के कमजोर हो जाने से हमारा नुकसान, लेकिन बाहर वालों का फायदा। तो शायद इसी लालच में बाहर वाले लोग हमसे सामान खरीद लें। तो बेसिकली डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी क्यों किया गया था, जिससे कि हमारा रूपी कमजोर होता हुआ देखकर बाहर के लोग इसी बहाने से हमारे से सामान खरीदें, हमारे एक्सपोर्ट लेवल थोड़े से बेहतर हो सके, जिससे कि बीओपी के अंदर जो क्राइसिस आ रहे थे, डेफिसिट आ रहे थे, उससे हम ओवरकम हो पाए। वो इवन 1991 से पहले, जैसा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां सरकार तय करती है एक्सचेंज रेट को। बाद में क्योंकि हम सब कुछ ही फ्री 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 कर रहे थे, फ्री का मतलब वैसे फ्री नहीं
यानी रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी लेके आ रहे थे। तो यहाँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी सरकार ने कहा नहीं, टाटा बाय बाय, अब हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, अब हम बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। तो मार्केट डिटर्मिनेशन तय कर दिया गया तब से एक्सचेंज रेट के अंदर। और आज की डेट में भी जो डॉलर रुपये का भाव चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, क्या सरकार उसको कंट्रोल करती है? तो ऑब्वियसली नहीं, वो तो रुपये की डिमांड और डॉलर की डिमांड के बेसिस पे ही तय होता रहता है, जहां रुपये लगातार कमजोर पड़ रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर मेनली ये दो काम किए गए। देन उसके बाद में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे ये डोमेस्टिक बिजनेसमैन के लिए थे। ये जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस का काम कर रहे थे। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम कर रहे थे। ऑब्वियसली इस चैप्टर नंबर 3 से पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम कहते थे, क्या कहते थे, कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हमने देख लिया कि ये इंपोर्ट ना करके क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट भी कम हो गए। हमें कैसे भी करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें फिर इंपोर्ट भी करना पड़ता, और इंपोर्ट हम तभी करेंगे, कब करेंगे? वो जो इंपोर्ट पर हमने हैवी टैरिफ लगा दिया था, उस टैरिफ को कम करके। जब ये टैरिफ कम होंगे तब लोग इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। जब लोग इंपोर्ट करेंगे तभी तो बाकी की कंट्रीज हमसे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी, और जब एक्सपोर्ट होगा तभी तो ये जो बीओपी के अंदर इतना ज्यादा डेफिसिट आ रहा था ये शायद थोड़ा कम हो पाएगा। तो क्या क्या किया हम लोगों ने? ये जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन यानी कोटा लगाया था हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के तहत, तो वो हटा दिया गया। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के ऊपर जितनी भी ड्यूटीज थी वो हटा दी गई। इंपोर्ट पर से ड्यूटीज वो रिड्यूस कर दी गई। एक्सपोर्ट पर से हटा दी गई, इंपोर्ट पर कम कर दी गई। जैसे आज की डेट में भी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, बल्कि सरकार आपसे पैसा लेती नहीं है, बल्कि सरकार आपको पैसा देती है। ऐसे करके बातें हैं। करो आप एक्सपोर्ट, खूब करो एक्सपोर्ट, सरकार आपको पैसा देती है, जिसको पुकारते हैं हम ड्यूटी ड्रॉबैक। तो सरकार आपको पैसा देती है। इंपोर्ट करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली उतना ज्यादा हैवी नहीं देना पड़ेगा जितना पहले के जमाने में 1950 से 1990 के दौरान देना पड़ता था, बट वो ड्यूटी काफी हद तक कम कर दी गई। इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम जो पहले काफी रिजिड था उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। हालांकि आज की डेट में भी क्या इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है? यस, लाइसेंस लेना पड़ता है, बट आज की डेट में वो प्रोसीजर काफी आसान है, तो उसको रिलैक्सेशन दे दी गई, काफी आसान बना दिया गया। तो ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब काफी ज्यादा आसान, कि सरकार का उद्देश्य था कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर हैं वो कन्वर्ट हो जाएं आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये 3 कीवर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर को कन्वर्ट कर देना। जिस चीज को ये हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। अगर सरकार अपनी ओवरऑल इक्विटी का यानी अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा बेच देती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ऑब्वियसली उस दौरान तो कई बार पूरी की पूरी कंपनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही कर दिया गया, पीएसयू का यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेट सेक्टर को। तो ऐसे करके बातें। देन इसके बाद में सबसे आखिरी टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी के अंदर सबसे आखिरी टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, जिसका उद्देश्य था पूरी की पूरे देश, पूरी की पूरी दुनिया से जुड़ना, जहां इंटीग्रेट किया हमने, जोड़ दिया अपनी नेशनल इकोनॉमी यानी कि इंडिया को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। हालांकि क्या ऐसी बोल देने से जुड़ जाएंगी? हैं ऐसी बोल देते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो क्या बोल देने से बातें बन जाती हैं? तो जवाब है ना। बातें बनाने के लिए तो आपको एफर्ट, एक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो जो बातें बोली गई कि हाँ हम अपने देश को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ेंगे, तो बाकी के लोग हमसे क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि हमने तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बनाई हुई थी, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन कम करनी पड़ती। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम आगे क्या बोलेंगे कि कैसे हमने जोड़ा, बाय कैसे हमने रिमूव कर दिए सभी बैरियर जो भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड पे पहले लगाए हुए थे। जो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, पैसे की लेन देन, जैसे आज की डेट में भी बेसिकली जितनी भी आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर सरकार कड़ी निगरानी रखती है। यूं ही नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मली दुकान पे यूपीआई की पेमेंट कर देते हो, जिसके ऊपर सरकार की कोई खास निगरानी नहीं है। कोई खास, उस पर भी है वैसे, अगर बड़ी अमाउंट की करोगे तो पकड़ लेगी सरकार, ऐसे कैसे, कहाँ से आया पैसा पूछेगी, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल पेमेंट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली उसका एक प्रोसीजर है, सरकार कड़ी निगरानी रखती है। पहले बहुत ज्यादा रखा करती थी। तो पहले ये जो कैपिटल मूवमेंट है यानी कि पैसे की ये जो लेन देन है, इंटरनेशनल पैसे की लेन देन है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब थोड़े कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी हैं, ध्यान रखिएगा। इसी ही ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये 2 टॉपिक आप पढ़ते हो, एक आउटसोर्सिंग और दूसरा डब्ल्यूटीओ। आउटसोर्सिंग का मतलब अपना काम खुद ना करके किसी और से कराना, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज, अपनी कुछ एक्टिविटी को किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना, ऐसा काम जो पहले आप खुद किया करते थे, तो विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हम यहां क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने बाहर की दुनिया के लिए रास्ते खोले थे, तो बाहर की जो एमएनसीज थी, बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो उन्हें यहां इंडिया के अंदर चीप लेबर,
सस्ते दामों पर एम्प्लॉय मिल जाया करते थे, तो उन्होंने अपना काम खुद ना करके इंडिया में कराना शुरू कर दिया। इंडिया में कॉल सेंटर खोलने शुरू कर दिए, और यहाँ तो है ही पॉपुलेशन बहुत सारी, और भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बहुत लोग घूमते हैं, सबके सब कॉल सेंटर में घुस गए। कॉल सेंटर का जमाना तब से ही आया। तो बेसिकली इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया किसको, सभी की सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो वेज रेट पर, सस्ते दामों पर अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक स्किल लेबर, बेसिक स्किल लेबर, बेसिकली ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की कमी है हमारी इंडिया के अंदर, लेकिन बेसिक स्किल वाले लोग तो बहुत हैं। बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज होल्डर बहुत कम है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो होते भी हैं वो ब्रेन ड्रेन यानी कि बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बेसिक स्किल वाले लोग होते हैं, ग्रेजुएट्स की तो कमी नहीं है, बहुत हैं ग्रेजुएट। तो बेसिक स्किल लेबर इंडिया में बहुत है, वो भी लो वेज रेट पर। तो वो अपनी कंट्री का काम अपनी कंट्री में कराएं, उससे सस्ता उन्हें यहाँ पड़ता है, इंडिया से वो करा लेते हैं। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ते हैं। अगला WTO, जिसके मेनली फंक्शन ही आपको पढ़ने हैं, किस लिए बनाया गया था WTO, जिससे कि आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कोई भी कंट्रीज अपनी मनमानी ना करें कि हाँ भाई हमारा तो ये कानून है, दूसरी कंट्री कह रही है मेरा तो ये कानून है। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कंफ्यूजन्स ना हो, तो बीच में एक अंपायर की तरह, रेफरी की तरह आ जाता है WTO। तो ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम बनाता है, ना कि बड़ी कंपनी तो किसी बड़ी कंट्री किसी दूसरी छोटी कंट्री का फायदा उठाए। तो ऐसा नहीं, वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रोमोट करती है प्रोडक्शन और ट्रेड को। और कोई भी कंट्री ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई बिजनेस ना करे जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, क्योंकि एनवायरमेंट को नुकसान अगर कोई एक कंट्री पहुंचा रही है तो उसका भुगतान तो सभी को करना पड़ता है। खैर, तो ये वाली बातें हैं। तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 खत्म। तो अच्छा हाँ, एक ये आखिरी टॉपिक भी तो है, क्रिटिकल अप्रेजल के नेगेटिव पॉइंट, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेगेटिव पॉइंट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जहां पर हमने काफी ज्यादा बिजनेसेस के ऊपर ध्यान दिया, काफी सारी बाहर की एमएनसीज को इनवाइट किया, तो उसके कुछ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। बाहर की एमएनसीज आई तो जो डर था क्या, कि काफी सारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद होने लगी बाहर की कंट्री की कंपनीज आने से, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ी। साथ ही साथ इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अगर ध्यान ना दिया हो तो जरा ध्यान दे दो, हर जगह जो भी सारी की सारी बातें चल रही हैं वो बिजनेस 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 बिजनेस, इंडस्ट्री की ही चल रही है, कोई भी बातें एग्रीकल्चर की नहीं बोली गई। यानी एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। और बेसिकली सरकार की भी जो मंशा थी वो एक तरीके से यही थी कि जो एग्रीकल्चर में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अब थोड़ी कम करेंगे, मेन ध्यान देते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। और यही कारण है, वही वो वक्त है तब से मैक्सिमम घरों के अंदर जो लोग हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो एग्रीकल्चर की तरफ जाने के बजाय इंडस्ट्री, जॉब, बिजनेस की तरफ जाने लगी, और जो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। खैर, तो सरकार ने बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिड्यूस कर दी एग्रीकल्चर के अंदर, सब्सिडी जो वो दिया करते थे वो काफी हद तक हटा दी, हालांकि बाद में दोबारा से ले आए। लिबरलाइजेशन और रिडक्शन कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज के अंदर, शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द कैश क्रॉप। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं, इग्नोर किया गया बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, मेनली एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर भी नेगेटिव पॉइंट के अंदर अगर सपोज करो देखी जाए तो काफी सस्ते इंपोर्ट गुड आने लगे। मान के चलिए जो ब्रांड्स का चलन है कि हाँ भाई ब्रांड्स के कपड़े पहनकर ब्रांड्स की कॉमोडिटीज परचेज करने के बाद में लोग आमतौर पे क्या इतराते हैं, तो ये ट्रेंड बेसिकली कहीं ना कहीं 1991 के बाद से ही शुरू हुआ। क्योंकि 1991 के बाद से ही जहां हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो की थी वो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट महंगे दामों पर बेचा करती थी। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं थी। और बाद में जब बाहर की कंपनीज अपने बेहतर प्रोडक्ट वो भी कम दाम में उन्होंने ऑफर किए, तो ज्यादातर लोगों ने उन्हीं को प्रेफर किया। और टाइम के साथ में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट के पीछे अगर मेड इन जापान लिखा हुआ आ जाए, मेड इन कोरिया लिखा हुआ आ जाए, और अगर मेड इन यूएस लिखा हुआ आ गया तो क्या ही कहने हैं। तो यानी, और अगर मेड इन चाइना आ गया तो अलग है ना, मतलब एक अलग इमेजिनेशन। वो बात अलग है, बाद में चल के जब मोदी जी आए कुछ तो अच्छा काम करते हैं, तो थोड़ी सी तो एक चीज बदल दी कि हाँ मतलब जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो अगर मेड इन भारत, मेड इन इंडिया अगर लिखा हुआ जाए तो आमतौर पे मैसेज तो ये देने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की गई कि प्रेफर करो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। 2014 से पहले तो कभी किसी सरकार ने बहुत ज्यादा इस दिशा में काम ही नहीं किया कि इंडियंस को इस चीज के टुवार्ड्स भी प्रमोट किया जाए कि भैया मेड इन भारत, मेड इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करो रादर देन मेड इन जापान और मेड इन कोरिया को। खैर, तो चीपर इंपोर्टेड गुड्स मिलने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी जो कि एमएनसीज को अट्रैक्ट कर पाए। बाहर की डेवलप्ड इकोनॉमीज ने नॉन टैरिफ बैरियर
एक होते हैं टैरिफ बैरियर, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स को छोड़कर बाकी अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनाई कि इंडिया के वो फेवर में ना हो, क्योंकि अचानक से हम लोगों ने तो अपना रुख बदल दिया कि हाँ हम बुलाना चाहते हैं बाहर की एमएनसीज को, वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन में बातें नहीं बदलती। तो काफी सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपोज भी किया इस चीज का कि अब से पहले तो बड़ा ये चौधरी बन रहे थे कि जो करेंगे खुद से करेंगे, अब अचानक से दरवाजे खोल रहे हैं तो अब हम नहीं जाते। तो ऑब्वियसली बात है बहुत सी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने इसे अपोज भी किया। जैसे कि होता ही है ना, डेवलप्ड इकोनॉमीज ऐसे रुख रखती हैं अक्सर। जैसे कि अभी रिसेंट में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं क्या, ट्रम्प तो आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं, उन्होंने भी ताना इसे कहते हैं, उन्होंने भी ताना मारते हुए लिटरली यही एक इस तरह की जो कि अपनी स्टेटमेंट मीडिया के अंदर दी थी कि इंडिया को पैसे की क्या ही जरूरत है हमसे, इंडिया तो अपने आप में खुद ही पावरफुल और सशक्त एकदम जस्टिफाइड कंट्री है, क्या ही दिक्कत की बात है। हाँ नहीं वो तो अलग की बात है, बट ठीक है, ये जो इस तरह की ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये क्या है, ये मतलब वो हमारी तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हमेशा से ही ऐसा रुख रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली अगेंस्ट में ही बातें कर रहे हैं ट्रम्प जी, तो क्या ही फेवर में कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट के तहत सरकार ने इतना सारा पैसा रेज किया, उसका इस्तेमाल तो किया लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव वे में नहीं किया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरह रहा। टैक्स रिफॉर्म्स हम लेके तो आए लेकिन वो इतने भी ज्यादा बेहतर नहीं लेके आए जिससे कि बाहर की एमएनसीज अट्रैक्ट होकर ये सोचकर यहाँ पर आए कि हाँ हमारा तो टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली नहीं, अगर इतना अच्छा होता तो बाद में हमें जीएसटी ना लेके आना पड़ता, और इवन जीएसटी लाने के बावजूद भी अभी भी हमारा टैक्सेशन अगर कभी गूगल पे रिसर्च करो तो लगभग रिजिड और कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम के अंदर ही कवर होता है। चाइना का टैक्सेशन सिस्टम कंपेरेटिवली बहुत आसान और बहुत बेहतर माना जाता है, यही कारण है मैक्सिमम एमएनसीज उसी कंट्री को प्रेफर करती हैं। तो ये भी एक वीक पॉइंट की तरह ही हमारा रह गया। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट की आदत ये लग गई लोगों को। वो बात अलग है, बाद में इसको खत्म करने की कोशिश की गई लगभग साल 2014 के बाद में मोदी जी के द्वारा कि हाँ ठीक है इतना भी अच्छा नहीं है, मेड इन जापान मेड इन इंडिया ज्यादा कंपेरेटिवली अच्छा है। वैसे भी वो आपकी खुद की ही इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा, लेकिन उससे पहले वो जो 1991 के बाद में जो माहौल बना, जो लगभग 10 15 20 सालों तक कंटिन्यू रहा, जिसके अंदर वाकई में मेड इन जापान मेड इन यूएस के तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद में लोग ऐसे महसूस करते थे मानो कि उन्होंने क्या परचेज कर लिया है, क्या ही कहना। जबकि सेम क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग उतने ही दामों में मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी खरीदना है मेड इन जापान क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। खैर, अनबैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ आई तो सही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, लेकिन अनबैलेंस्ड वे में आई, यानी कि कुछ एक एरिया तो डेवलप हो गए जैसे कि ऑब्वियसली दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, जो मेजर सिटीज आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से ही ग्रो हुए। बैंगलोर के अंदर जो आउटसोर्सिंग के बाद में इतने सारे कॉल सेंटर्स खुले जिसकी वजह से वो आज की डेट में आईटी हब बन चुका है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ही देन है, मान के चल सकते हैं आप। लेकिन ये चुनिंदा कुछ ही सिटीज के अंदर ग्रोथ देखी गई, बाकी के इतने सारे रूरल एरिया और स्टेट्स, यूपी, बिहार, इनका क्या, इनका कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंपैक्ट नहीं पड़ा, उनमें कोई ग्रोथ नहीं देखी जा सकी। और अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑब्वियसली एक इकोनॉमी के लिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। सबसे बड़ा क्या नुकसान रहता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ का, कि अगर कुछ एरियाज तो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए और बाकी के बिल्कुल सड़े हुए हैं, बिल्कुल मतलब वहां कुछ है ही नहीं है, मतलब है ना, यूपी, बिहार, हाँ और क्या, ठीक है। हाँ तो क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है इस चीज का, उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज की वजह से यही हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां डेवलपमेंट आ चुकी है। जैसे दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली बहुत से एरियाज ऐसे हैं पांव रखने की जगह नहीं है, और मुंबई तो लिटरली इस चीज के लिए फेमस ही है कि छोटे से छोटा फ्लैट खरीदना भी आपका एक बहुत बड़ा सपना बन के रह जाता है, खरीद ही नहीं सकते। और एक जगह पर अगर ओवर क्राउडिंग होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो वो तो हर साल देखते हैं हम। पोल्यूशन देखो ना, ये पोल्यूशन किस कारण से आ रहा है, जब सबके सब लोग एक जगह आ जाएंगे, सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी एक ही जगह हो रही है, तो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल इन एयर बहुत ज्यादा हो जाता है, एयर पोल्यूशन, सारी बीमारियां, सब कुछ फिर वहीं आएंगी। तो ये मतलब फार रीचिंग इंपैक्ट आते हैं जब कहीं भी अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। खैर, हो गई जी, हो गई, अब हो गई चैप्टर नंबर 3 की बात पूरी तरह से खत्म।